नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय हर कोई जाना चाहता है, लेकिन सिर्फ अभी आपको एक चीज़ बताऊं कि काफ़ी मतलब कि डिटेल में बताया हुआ था कि फॉर्म भरे गए हैं, काफ़ी लाख में 24-25 लाख है और बच्चों को लेंगे 20-40 इतने हज़ार में बच्चों को लेंगे। उस वक्त मैंने जब काउंट किया था ना, तो एक सीट पर 5 विद्यार्थी आ रहे थे। यानी कि जो कंपटीशन है ना, वो 5 विद्यार्थियों से है। यानी कि एक सीट में 5 विद्यार्थी आएंगे और 4 वो विद्यार्थी है ना, वो वापस उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो वापस घर जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सीट है और इसको लेने वाले 5 जने हैं। ठीक है, लेने वाले 5 है और ऐसा भी नहीं है कि सभी टुकड़ों में ले लेंगे, पर यहाँ पर सिलेक्शन तो होगा तो एक का होगा, बाकी 4 जो रह जाएंगे ना, वो वापस अपने घर जाएंगे। अब ये 4 कौन से होंगे? पहले तो वो होंगे जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, दूसरे वो हो सकते हैं जिनकी जो पहले तैयारी करते थे लेकिन 2-3 बार एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया ना, उसके कारण उन्होंने तैयारी छोड़ दी हो। तीसरे वो हो सकते हैं जो तैयारी का नाटक कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी हर किसी को दिखा रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जो अलग अलग प्रकार से कई मतलब कि दिखावा भी कर सकते हैं। ऐसे दिखावा कर रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम डेली आपको मैथ्स के यहाँ पर क्लास चलती है मैथ्स की, तो चैप्टर वाइज भी हम करवाते हैं और जो मैथ टेस्ट यानी कि 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं करवाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे जुड़ते हैं। अब जुड़ते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप जुड़ो या ना जुड़ो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अब आप जाना चाहते हो तो जुड़ जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो मत जुड़ो, सीधी सी बात है। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी है कि जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते, लेकिन उसके बाद में उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उनको पूरा कंटेंट समझ में आता है। अब मैं यहाँ पर जुड़ने और न जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं जुड़ोगे तो आपको ही नुकसान होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब क्लास ख़त्म होती है ना, उसके बाद टेस्ट आता है। ठीक है, टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे यही है टेस्ट, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। कितना समझ में आया या कितना नहीं आया ये तो तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे। ठीक है, मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि जब चैप्टर वाइज मैं करवाता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर पूरे उस टाइप के क्वेश्चन करवा लेता हूँ, लेकिन जब मैं टेस्ट देता हूँ ना, तो काफ़ी बच्चों को बहुत सारे नंबर कम आते हैं। तो अब उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ टेस्ट पर आप टेस्ट दोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ, कि मुझे ये चैप्टर कितना क्लियर है, या मुझे कौन कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, या मुझे कौन कौन सा टाइप जो हार्ड लग रहा है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं नए हैं, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दे, ताकि जो भी लाइव क्लास का शुरू होगी उस वक्त को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट चलते रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सुबह शाम चलते हैं। ठीक है, सुबह शाम दो समय आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और हम जो भी हमारी ओर से होगा वो हम आपके लिए करेंगे, बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले रहे हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, सबसे उसके माइंड में एग्ज़ाम के बारे में होना चाहिए। ठीक है, बीच में कौन सी दिक्कत होगी क्या नहीं होगी, और ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। खुद पर एक बार विश्वास करो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जो इस क्लास को शुरू करते हैं, तो जो आज हमारी चलेगी मैथ्स की क्लास, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के, जो कि नवोदय विद्यालय में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए, प्रीवियस ईयर के भी है, तो वो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज करवा दूंगा। ठीक है, पार्ट में हम डेली क्वेश्चन की सीरीज चलती रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, वो भी इस क्वेश्चन में जुड़ जाए क्वेश्चन पार्ट में। और जो टेस्ट चल रहा है ना नीचे वाला, ये टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं देता है। ठीक है,
ये आपकी प्रैक्टिस है, इसीलिए हम दे रहे हैं कि आप जो हमारा वीडियो देखकर कितना समझ रहे हो ये उस पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इस मतलब कि नवोदय विद्यालय की भी ऐसी कोई मतलब कि यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है जो कि आपको पूरी क्लास दे उसके बाद नीचे ऑनलाइन टेस्ट भी दे। ठीक है, ये हम सब आपके लिए कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और अब काफ़ी दिन कम बचे हैं, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो उस दिनों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय की तैयारी में लगा दें। हालांकि काफ़ी बहुत ज़्यादा काम होंगे जो आपको करने पड़ते होंगे, यहाँ पर आपको कहाँ पर शादी में जाना वगैरह वगैरह, लेकिन अभी सभी को छोड़ दो, ओनली फॉर नवोदय विद्यालय। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि व्यंजक, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 3.2 into 8.1, ठीक है, प्लस 3185 भाग 4.95, ठीक है, 4.95 के सरलीकरण का मान लगभग कितना है? इसका लगभग मान कितना होगा ये हमें बताना है। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा है कि इसका लगभग आंसर क्या आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको लगभग दिया हुआ हो ना, तब आप सीधे ये गुणा भाग मत करना पहले, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन भी अप्रोक्सीमेट चाहिए, लगभग चाहिए, तो आप सीधे पहले इनको ही लगभग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद ही इसको शुरू करो। ठीक है, अब यहाँ पर 3.2 का अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8.1 का कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 385 है तो 3185 का यही रहेगा, भाग 4.95 का कितना हो जाएगा? 4.95 का 5 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये आप सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 अगर इनमें से है तो अगले का वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर 2 है तो 2 इसमें है तो ये 3 की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर 9 है तो 9 यहाँ पर दिया हुआ है तो 1 बढ़ जाएगी, 4 की जगह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंपली सोल्व करते ही हमारा लगभग आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, तो इसमें से इसका भाग देंगे तो 6 30, 1 बचेगा, 5 या 15, फिर 3 बचेंगे और 7 35, 637 आ गए, प्लस 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11, हासिल 1, फिर 3 और 2 5 और 1 6, फिर 6 का 6 आ जाएगा, तो 661 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? बहुत ही क्वेश्चन इजी है। आपको सबसे पहले यही ज्ञात करना है कि अगर लगभग में दिया हुआ ना तो पहले इसको पॉइंटों को लगभग में कन्वर्ट कर दो, अप्रोक्सीमेट निकाल दो, उसके बाद इसको सोल्व करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इस क्लास को अंत तक देखना और जो टेस्ट आएगा उसको जरूर देना, वो टेस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दूसरा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में छात्रों की संख्याओं का 10%, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10% छात्राओं की संख्या का 1/4 भाग के बराबर है। विद्यालय के छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात क्या है? अब यहाँ पर अनुपात दे दिया, अगर अनुपात नहीं भी देता तो भी हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर अनुपात पूछा है, संख्याओं का अनुपात पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि लड़कों की संख्या कितनी है या लड़कियों की संख्या कितनी है, तरीका वही रहेगा। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, ये छात्र है, ये छात्राएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छात्रों की संख्या x है, छात्रों की संख्या का 10% है, सॉरी, छात्रों की संख्या का 10% वो है छात्राओं का मतलब कि 1/4 भाग है। छात्राओं की जितनी संख्या है ना, इसको y मान लेते हैं। ठीक है,
इसको y मान लेते हैं। तो इसकी जो y का जो 1/4 भाग है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x/10 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर y/4 आ जाएगा, y/4, ठीक है। अब हमें सॉरी यहाँ पर y आ गया, y/4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे तो 4x बराबर 10y, ठीक है। हमें अनुपात चाहिए x और y का, तो यहाँ पर देखो x y को इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x/y बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 10 बचा है, अगर ये 4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 4, ठीक है। तो दोनों को 2 से काटेंगे तो 5 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो x अनुपात y कितना आ गया, x अनुपात y, x अनुपात y कितना आ गया, 5:2, ठीक है। तो लड़कों की जो संख्या है वो उसका अनुपात 5 है और लड़कियों की संख्या है वो उसका अनुपात 2 है, ठीक है। अब हमें ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। टोटल अब ये हम लड़के 5 माने लड़कियां 2 माने तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7, टोटल स्टूडेंट कितने 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5:2 है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। एक कोई राशि है 10 वर्ष में वो दुगुनी हो जाती है। अब वहां पर ट्रिक लगती है और काफी बच्चों को ट्रिक भी पता है, अच्छी बात है, ट्रिक पता है, ठीक है। लेकिन एक बार बेसिक भी आपको पता होगा ना तो अच्छा रहेगा। क्यों, अब ट्रिक आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां से भी आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। पर काफ़ी बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना उस वक्त थोड़ा सा डर रहता है उनमें। पहली बात तो मैं उनको यही बोलूँगा कि डर किसी भी प्रकार का ना रहे, फिर भी काफ़ी बच्चों का डर रहता है। तो डर में क्या होता है कि वो मतलब अगर एक बाय द वे एक पहला प्रश्न नहीं आ रहा है ना तो वो सोचेंगे आगे वाले भी कैसे करूँगे। अब पहले एक प्रश्न के चक्कर में बाकी वाले भी सारे प्रश्न गलत करके आ जाएंगे। तो आपको डर नहीं रखना है। और काफ़ी बार वहाँ पर डर रहता है ना तो जो हमारे ट्रिक के फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी भूल पड़ जाती है। तो उस वक्त क्या याद रहता है, जो मोटे मोटे तौर पर जो 1-2 फॉर्मूले होते हैं ना, साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लाभ हानि में 1-2 फॉर्मूले वो याद रहेंगे जो हमने काफ़ी बार प्रयास किए, ठीक है, प्रैक्टिस की उनकी, वही याद रहेंगे। ट्रिक के तो भूल ही पड़ जाती है, ठीक है। अब उनको इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि एक राशि है, हम मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये है, वो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यानी 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 200 रुपये। अब यहाँ पर 200 रुपये हो जाती है तो यह मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। ये 100 रुपये पहले थी, ये मूलधन था, ठीक है। अब हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन में मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये ब्याज आ गया। अब हमें ब्याज का फॉर्मूला पता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज हमें हमारा कितना है, ब्याज 100 रुपये, यहाँ पर दिया हुआ ब्याज 100 रुपये बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये इंटू दर हमें ज्ञात करनी है इंटू समय कितना है 10 बटे 100, ठीक है। 100 से ये 100 कट जाएगा, 10 यहाँ पर गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो भाग दर वहाँ पर 10 दर बचेगी, तो दर कितनी आ जाएगी 10% दर आ जाएगी। समझ में आ गया, ये 10% हमारी दर आ गई। बहुत ही क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बेसिक तरीके से इस प्रकार से सोल्व होगा और बेसिक तरीका सबको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ट्रिकें आप याद कर सकते हो, मैं कभी भी ट्रिकों का मना नहीं करूँगा, पर आपको परफेक्ट याद भी होना चाहिए, एग्जाम में आप भूलो ना, इस प्रकार से याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, एक अगली संख्या दी हुई है, ये मतलब कि सीरीज है, ठीक है। सीरीज हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखना क्या दिया हुआ है, 56 42 उसके बाद 30 -12 है और 6। अब इसमें
मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें जो ये बीच वाला कॉलम छूट गया है ना, इसकी जगह क्या, इसका क्या मान होगा। तो जो आपका लेवल है ना जो बेसिक, उसमें या तो जोड़ की हुई होगी या फिर बाकी की हुई होगी या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, यही नॉर्मल होगा, गुणा वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम अब ये देखो नंबर है ना, आगे अगर पढ़ेंगे ना तो नंबर हमेशा कम होते जा रहे हैं, यानी कि इसमें घटाया गया है। अब इसमें कितना घटाया गया, तो 56 से 42 कितना आएगा, यहाँ पर 4 और वहाँ पर 1, यानी कि 14 घटाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 12 घटाया हुआ है। अब 14 पहले 14 घटाए, अब 12 घटाए, अब 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब 10 घटाने के बाद 8 घटाएंगे तो हमारा 12 आ रहा है, ठीक है। 8 घटाने के बाद 6 घटाएंगे तो 12 में 6 घटाएंगे 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 20 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि हम घटा तो रहे हैं, पहले 14 घटाएंगे, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, यानी कि 2 कम घटा रहे हैं। समझ में आ गया। ये सीरीज मतलब कि आपकी सिंपल ही सीरीज पूछेगा तो सिंपल ही पूछेगा, हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्लास पूरी देख के टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पर ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा सकता है और ये आपको आ रहा है, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या होगा। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या और बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, ठीक है। इसको एक बार आप करो, तब तक मैं आता हूं। क्या करो जा आयो रो हां ये कोण केरो फोटो हूँ पढ़ो हूँ केना काबरा के चाहता हिता देखी फोन में, ठीक है। अब इसका हम सोल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले सबसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में 1 भी मिलेगा, तो काफी बच्चे इसमें 1 करके आ जाते हैं। अब 1 होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अब 1 क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा, नहीं होगा, पहली बात तो ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मैंने बताया था पहले 1, उसके बाद जितने डिजिट की पूछी है, मतलब 4 डिजिट की पूछी तो 3 जीरो लगा लो, तो ये छोटी से छोटी संख्या बन गई। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, सबसे बड़ा अंक 9 है तो 9 को 5 बार लिख लो। अब दोनों का अंतर पूछा है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 0 को घटाएंगे 9, 9 में से 0 को घटाएंगे 9, 9 में से 0 को घटाएंगे 9, 9 में से 1 को घटाएंगे 8 और यहाँ पर 9, यानी कि 98,999 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ये भी होगा, 1 भी होगा, सबसे पहला ऑप्शन 1 होगा। और ये काफी बार बच्चे है ना इसमें 1 करके आते हैं, लेकिन 1 यहाँ पर नहीं होगा। अगर ऐसा प्रश्न है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, उनका अंतर होगा तो उनका अंतर 1 होगा। तो पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं काफी बार बता भी चुका हूँ कि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गलती न हो। और एक बार जो OMR शीट में हमने टिक भर दिया ना, गोला भर दिया, उसके बाद चेंज नहीं होगा। अगर आप काटोगे उस गोले को तो भी गलत माना जाएगा, और अगर आप नहीं काटोगे तो भी वो गलत हो जाएगा। तो OMR शीट को भरने से पहले एक बार नहीं तो 2 बार कंफर्मेशन करके उसके बाद ही गोला भरें, ठीक है। एक बार नहीं तो 2 बार कंफर्म करके उसके बाद में ही गोला भरें। अभी आप मैं देखता हूँ कि काफी बच्चे सही भर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा पहले A भर देता है, लेकिन उसको बाद में याद आता है यार C है, A तो है नहीं, तो वो A को काट देता है और C को भर देता है। लेकिन ऐसा आप अगर करोगे ना तो वहां पर गलत माने जाओगे, क्योंकि एक प्रश्न में एक ही गोला भरा जाएगा। अब आप दोनों यहाँ पर A भी भर रहे हो, C भी भर रहे हो, तो वहां पर सीधा ही गलत हो जाएगा, वो आपका नंबर काउंट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको
पहले कोई भी प्रश्न है उसको 2 बार चेक कर लेना है कि ये प्रश्न मैं भर रहा हूँ गोला वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 सही 1/3 गुणी है, उसका परिमाप 130 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो, एक आयत है, ये मैंने शायद तक कल बता दिया था आयत परिमाप वाले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट में भी आ गया तो इसको भी मैं समझा देता हूँ वापस से, क्योंकि कल जो नहीं जुड़े थे वो भी आज सीख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक आयत है, आयत की हमें चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई पता नहीं है, लेकिन लंबाई है ना, वो चौड़ाई की 3 सही 3 बटे, यानी कि x की 3 सही 1/3 गुणी। ठीक है, अब उसका परिमाप हमें दिया हुआ है 130 मीटर, हमें पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 130। ठीक है, अब 2 कोष्ठक लंबाई क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 और 1 10, यानी कि साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 10/3, फिर 10/3 यानी कि 10/3 को x से गुणा करेंगे तो 10x/3 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई ये आ गई, चौड़ाई ये, तो लंबाई क्या है 10x/3 प्लस x बराबर 130। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 कोष्ठक, अब इन दोनों का लसअप लेंगे क्योंकि जोड़ है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा लसअप है। ठीक है, लसअप 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 10x से गुणा करेंगे तो 10x प्लस यहाँ पर 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 130। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 कोष्ठक 10 और 3 13x/3 बराबर 130। अब आगे गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26x/3 बराबर 130। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो 26x बराबर 130 × 3। ठीक है, 26x, अब x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 130 × 3/26। अब यहाँ पर 26 एकम 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 और 3 को गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15, यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी है 15। अब लंबाई कितनी है, तो 15 की 10/5 10/3, तो 15 गुणा 10/3। ठीक है, तो 3 एकम 3, 5 या 15, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो हमारी लंबाई क्या आ जाएगी 50। ठीक है, चौड़ाई 15 और लंबाई आ जाएगी 50। अब 50 दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिंपल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 50 को और 15 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 गुणा 15, तो 0 का 0 आ जाएगा, 15 को 5 से 15 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 750 वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग में मीटर में दिया हुआ होगा, तो वर्ग मीटर या इसको मीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया, बहुत ही इजी प्रश्न है। पहले हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के बाद सिंपल उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है, तो ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखो ये एक दिया हुआ हमारा 3 आयतों से मिलकर एक आकृति बनी हुई, ये आकृति है। ठीक है, आयत कैसे बने हुए, आयत यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 3 आयत है। पहला आयत ये है, ठीक है, और दूसरा आयत ये नीचे वाला है, और तीसरा आयत ये बड़ा वाला है। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल है ना सबका, ये दिया हुआ है हमें, इसका 48 है, 48 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका 16 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर, इसका 32 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक भुजा भी दी हुई है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक A B C
डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब ए और बी की माप कितनी दी हुई है? 8 मीटर दी हुई है। हमें पूछा है कि बी और सी की माप क्या होगी। ठीक है, हमें इसकी लंबाई पूछी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगी। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक बार आप देखो तो ये आयत है बड़ा वाला। ठीक है, आयत का मतलब होता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अब यहाँ पर इसकी भुजा 8 है तो ये भी भुजा 8 होगी, ये भुजा 8 होगी तो दूसरे की ये भी टच है तो ये नीचे वाली भी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आयत है। ठीक है, आयत में आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है? 48। अब यहाँ पर एक लंबाई दी हुई है 8 है, 8 गुणा चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे तो 48, फिर 8 का भाग दे देंगे तो चौड़ाई का मान 6 आ जाएगा, यानी कि 6 चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा? 6। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब इसका नीचे वाले आयत की चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो ये कितना है? 16 है। 16 में 8 का भाग देंगे तो नीचे वाले की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से नीचे 2 है तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 और 2 8 हो जाएगी, तो ये पूरी 8 हो जाएगी। अब ये तीसरा वाला आयत है, इसका भी क्षेत्रफल दिया हुआ है 32 है। 32 में अगर 8 लंबाई का भाग देंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 32 चौके 16, 8 चौके 32, तो 32 4 मीटर आ जाएगी। समझ में आ गया? बी और सी की माप कितनी होगी? 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, इसका भी निकल जाएगा। ये प्रश्न जो डायग्राम्स वाले होते हैं ना, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं और इसको आप आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, अब यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 2 से 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल प्रति घंटा में बताइए। यहाँ पर कितना समय कितना ले रहा है? समय ले रहा है 2 से 1/4 घंटे। ठीक है, कितनी दूरी कर रहा है? 18 किलोमीटर की। चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है यहाँ पर? 18। समय कितना है? 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 और 1 9, 9/4। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब 18 भाग 9/4 होता है। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो 18 गुणा 4/9, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी? चाल। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन प्रश्न है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी बट्टे में कोई भिन्न है तो वो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे होगी ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अगर भाग दिया हुआ भाग को गुणा करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगी तो भी उल्टी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बस क्लास को अंत तक देखते रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें, और जिस बच्चे ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर दे ताकि हमारा भी जोश उसी तरह बढ़ता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग, यानी कि 7 है उसके प्रथम जो 7 गुणज है ना उनका योग कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखो 7 के प्रथम 7 गुणज कौन से होंगे? तो 7 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, ये 7 के प्रथम 7 गुणज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 गुणज का मतलब उसके गुणा पहाड़ी में आने वाले अंक। ठीक है, अब इनका योग पूछा है, जोड़ना है। अब इनको कब जोड़ेंगे पता नहीं है। ठीक है, जोड़ने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि 7 के गुणज है, यानी कि 7 सब में कॉमन होगा। तो यहाँ पर 7 को सब बाहर कॉमन लेते, तो 7 में 7 का भाग देंगे तो 1, प्लस 14 में 7 का भाग देंगे 2, प्लस 21 में देंगे 3, प्लस 28 में भाग देंगे 4, प्लस 35 में भाग देंगे तो 5, प्लस 42 में भाग देंगे 6 और 49 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा।
ठीक है, तो 7 प्लस, अब इनको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28। ठीक है, अब 28 और 7 को गुणा कर दो, 7 गुणा 28। ठीक है, 8 से 7 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। टोटल सम कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रश्न को इस हिसाब से करना है। पहले हमें ये नहीं जोड़ना है कि 7 14 इनको जोड़ दे, तो जोड़ने में टाइम वही लगेगा, लेकिन उसको अगर कॉमन लेकर अब कर देना, हम एक दो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, तो जल्दी से ये हो जाएगा और आपका ये गलत भी नहीं होगा। इनमें जोड़ बाकी गलत हो सकती है, ये गलत भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 और 240 का एलसीएम क्या होगा? भाई सब फटाफट इसे ज्ञात कर लो। 105 और 240 का एलसीएम क्या होगा? 105 और 240। ठीक है, 105 और 240 का एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर पहले 2 का भाग देंगे, 105 में नहीं जाएगा तो 105, 240 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 12 बार, यानी कि 120। फिर से 2 का भाग देंगे तो 105, यहाँ पर एक कितने 60 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे 105 30, फिर से 2 का भाग देंगे 105, यहाँ पर 15। फिर से 3 का भाग देंगे, क्योंकि अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, अंकों का योग बटे 3, तो एक 5 और एक 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि 3 तिया 9, एक बचे को 5 तिया 15, 35, इसमें आ जाएगा 5। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग देंगे तो 7 55, और यहाँ पर 1, अब 7 का भाग जा रहा है तो 7 एकम 7। अब इसके गुणज कितने आ गए? 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आ गया। अब 3 कितने बार है? 3 एक बार है, तो 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब इनको कैसे काउंट करेंगे? तो इनको गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ये 80 आ गए, और 3 और 7 को गुणा कर दो तो 21 आ जाएंगे। अब यहाँ पर 0 का 0, 8 को 1 से करेंगे 8, और 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 1680 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहाँ पर गुणा अगर हम उल्टी करते ना, 5 को 35, 35 किया 105, फिर उल्टा करता, उससे पहले मैंने सोचा कि 5 को अगर 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर ये 10 को 2 से करेंगे तो ये 10 की मल्टीप्लाई में आएगा, फिर यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, और एक अंक से अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके यही पूछे जाएंगे, इसी स्टैंडर्ड से पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल 3012 17 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 11 के इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर एक बार देखना कि 3012 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 11, इसमें जो गुणनफल करेंगे ना, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा? इकाई का अंक का मतलब अगर हम सभी इकाई के अंक को गुणा कर दे तो उसका जो मान आएगा वो वही इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 को 2 को 7 से करेंगे तो 14, 14 को 3 से करेंगे तो 14 42 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 0 दिया हुआ, 0 को किसी भी से गुणा करें तो 0 ही आएगा अंक, तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 है ना, 10 में यूनिट प्लेस 0 है जो इकाई का अंक है, तो यूनिट प्लेस हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, ये टोटल गुणनफल है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 वाले प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं होते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्याएं, ये प्रश्न क्या है कि
ये प्रश्न दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर, वो वाला प्रश्न मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, आपका नहीं है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हराता है तो ए ने पूरी दौड़ तय करने में कितना समय लिया, सेकंड में पूछा है। अब यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, टोटल 1 किलोमीटर की दौड़ है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने बी को हराया, ठीक है, ए ने बी को हराया कितने, या तो 36 मीटर से हराया या वो 18 सेकंड से हराया, या 36 मीटर से हराया या फिर 18 सेकंड से हराया। अब यहाँ पर देखो तो हमें पूछा है कि ए ने पूरी दूरी कितने, मतलब कि कितने समय में तय की, ठीक है, सेकंड में पूछा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आप जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन को करके बताइए, ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी करके बताइए इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है, बाद में हम तो कर ही रहे, आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी, तब तक एक नया प्रश्न देख लेता हूं। कर लिया क्या, जल्दी से जल्दी कीजिए, आपका आंसर लगभग अब तक आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें पूरी दूरी पता नहीं है, ठीक है, हम पूरी दूरी हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 दूरी है, टोटल दूरी कितनी है 100, ठीक है, 100 दूरी है। अब 1 किलोमीटर टोटल दी हुई है, यानी कि 1000 मीटर दी हुई है, ठीक है, टोटल दूरी कितनी दी हुई है 1000 मीटर। अब वो कितने से हरा था, 36 मीटर से हरा था या फिर 18 सेकेंड, यानी कि उसकी चाल क्या है 36/18 की समय, दूरी बटा समय, यानी कि 36/18, यानी कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, तो वो कितने 36, 18 दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड से वो भाग रहा है, ठीक है। तो उसकी चाल क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पूछा है कि 1000 मीटर प्रति सेकंड में हो तो वो कितना टाइम लगेगा, तो उसको अगर 2 मीटर में 1 सेकंड टाइम लगता है तो 1000 मीटर में कितना लगेगा 500 सेकंड। अगर 2 मीटर में 1 सेकंड लगता है तो 500 मीटर में कितना लगेगा, 1000 मीटर में कितना लग जाएगा 500 सेकंड। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की हमें दूरी दी हुई है पहले से ही, यानी कि 1000 मीटर दी हुई है। अब यहाँ पर हमें उसकी चाल, ए की चाल कैसे पता चलेगी, तो ए ने हराया है बी को कितने, या तो 36 मीटर से हराया है या फिर 18 सेकंड से हराया है, तो दोनों दिया हुआ है, चाल दी, दूरी दी हुई है और समय भी दिया हुआ, तो हम उसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल कैसे ज्ञात करेंगे, 36/18 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ जाएगी। अब 2 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है तो वो 1000 मीटर कितने में जाएगा 500 सेकंड में। समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बता देना मुझे, ठीक है, मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा उसको, क्योंकि अभी मैं आपकी जो लाइव चैटिंग है वो तो अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपए हो जाएगी, ठीक है, तो हमें दर ज्ञात करनी। अब यहाँ पर देखो मूलधन दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है मूलधन, एक बार में प्रश्न, वह दर क्या होगी जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,200 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर 17,500 रुपए है ना, 17,500 ये मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है। अब ये मूलधन दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें आगे क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष यहाँ पर समय दिया हुआ है, ठीक है। अब हो जाएगी टोटल राशि 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी 19,250, यानी कि ये क्या है विसर्जन दिया हुआ है,
हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ब्याज को कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसमें से इसको घटाएंगे तो 250 है, में से 200, यहाँ पर 17,500 है, सॉरी ठीक है 17,500 है। 17,500 19,250 में से 17,500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17,500 ठीक है। 005 यहाँ पर 12 में 5 गए 7, यहाँ पर 18 में 1, यानी कि 1750 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, मूलधन गुणा दर, दर हमें ज्ञात करनी है तो x या फिर दर ही लिख लो, गुणा समय 2 वर्ष दिया हुआ है बटे 100 ठीक है। 0 से 0 2, 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर 75 को 175 को यहाँ पर देख लो 175 ठीक है बराबर 175 इंटू 2 इंटू 10 ठीक है। अब ये दोनों गुणा में इधर आते दोनों भाग में हो जाएंगे तो 175 इंटू 2 ठीक है। तो 175 से 175 कट जाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 बचेगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि दर कितनी है, 5% दर है, वार्षिक दर कितनी है, 5% वार्षिक दर है। समझ में आ गया सबको, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आएगा। ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय घटा 100। तो मूल ब्याज दिया हुआ है 1750 हमने ज्ञात कर लिया ठीक है। मूलधन दिया हुआ है, दर ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ है बटे 100, 2 0 से 2 0, ये 2 और 175 गुणा में इधर आते भाग में आ जाएंगे तो 175 से 175 कट जाएगा, पीछे यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 5% वार्षिक दर हो जाएगी ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहां पर देखिएगा एक ये डायग्राम वाला करा लेता हूँ ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल का है डायग्राम वाला ठीक है। यहाँ पर मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, उससे पहले मैं इनकी भुजाएं बता देता हूँ। ये 12 मिलीमीटर है, सब मिलीमीटर में ठीक है, 12 है, ये 6 मिलीमीटर, ये 8 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 6 मिलीमीटर है ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर है ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 16 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 16 है, और नीचे वाली ये 2 मिलीमीटर है ठीक है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये 6 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 6 मिलीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 मिलीमीटर है ठीक है। अब यहाँ तक हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। अब हमें पूछा है इस डायग्राम का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे ठीक है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लो, पहले हम इसको आयत बनाते हैं, इसको आयत बनाते हैं, ये एक आयत बन गया ठीक है। अब ये आयत बन गया तो ये चौड़ाई ये लंबाई, तो 12 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 दूनी 12 हासिल 1 6 1 7 72 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 72 आ गया ठीक है। हमें यही करना है, किसी में वर्ग बनाना, किसी में मतलब कि आयत बनाना, यही करना है ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 12 है टोटल, ये कितनी है 12 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8 है। तो ये और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 12 ही होगी ठीक है, क्योंकि आमने सामने वाली बराबर होगी। अगर ये 12 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 12 होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, कितनी दी हुई है 8 दी हुई है, तो यहाँ पर नीचे वाली बच जाएगी वो 4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 है, यानी कि थोड़ा सा डायग्राम ऊपर बनाना था लेकिन नीचे बन गया ठीक है। तो ये 4 दी हुई यानी कि बराबर है, दोनों 4 4 है ठीक है, दोनों ही 4 4 है, ये भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये 6 है ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 4 है, यानी कि ये भी एक डायग्राम बन जाएगा, ये भी आयत बन जाएगा, जिसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी 4
चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4। अब नीचे वाले की लंबाई कितनी होगी हमें इसको भी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 20 है। तो यहाँ से 6 को घटाएंगे तो 20 में से यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, हासिल 1 4 और 1 5 56, इसका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। अब हमें ऊपर वाले का ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले का ज्ञात कर लेंगे। तो ऊपर वाले का ज्ञात कैसे करेंगे? तो ऊपर वाले का ज्ञात यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक 10 भी दी हुई है। तो 16 को 10 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा, ये 160 आ गया। अब जो बचा कौन सा है? अब बचा एक ही चीज़ बची है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बची है, ये वाली छोटी सी ये बची है। अब इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें दी हुई है 6 और यहाँ से नीचे वाली 2 है। तो 6 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब डायग्राम में अलग अलग पार्ट में हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर पहला कितना है 72 है, उसके बाद 56 है, उसके बाद 160 है, उसके बाद 12 है। अब टोटल कितना है 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि हासिल 1 7 और 1 8, 8 और 5 12 12। यहाँ पर 7 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20। यहाँ पर हासिल 2 2 और 1 3, यानी कि इस आकृति का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है 300। ठीक है, 300 वर्ग मिलीमीटर। यहाँ पर देखो यूनिट सबकी मिलीमीटर थी, तो इसका क्षेत्रफल किसमें होगा वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको टुकड़े कर करके उसको डायग्राम्स का अलग अलग पार्ट का एरिया ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कोई वर्ग बनेगा, कोई आयत बनेगा, तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला एक बार प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि 12 बिस्किट के 12 पैकेटों का मूल्य 240 है तो बिस्किट के 8 पैकेटों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखो 12 पैकेट है, उसका मूल्य कितना है 240 है। तो एक पैकेट का कितना हो जाएगा, तो 240/12 हो जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। फिर हमें 8 का पूछा है, 8 पैकेट का मूल्य कितना होगा, एक का 20 है तो 8 का कितना हो जाएगा 8 × 20। ठीक है, तो 0 होगा 0, 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपये हमारा इसका मूल्य हो जाएगा बिस्किट के पैकेट का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रश्न देखते हुए लेते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करवा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बता भी दिया है, लेकिन आप भी आ गया तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक कम मिले। यदि तीनों को कुल मिलाकर 128 अंक मिले हो तो राम को कितना अंक। अब इसको प्रश्न को करना है ना, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो प्रश्न में जिस भी यहाँ पर 3 दिए हुए, राम श्याम और अनिल। ठीक है, राम श्याम और अनिल। अब प्रश्न में अगर किसी का भी 2 बार नाम आता है ना, तो उसको x मानना है, पहली बात यही है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम, यानी कि राम को 2 बार आ गया। अब राम को x मानेंगे, तो यहाँ पर राम, ठीक है, यहाँ पर श्याम और यहाँ पर अनिल। ठीक है, अनिल। अब राम को x मान लिया। अब प्रश्न वापस से पढ़ते हैं, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। श्याम से 8 अंक अधिक मिले तो इसको x मिला है, तो इसको x - 8 मिलेगा, क्योंकि 8 अंक अधिक मिलेंगे तभी तो ये x होगा। ठीक है, तो राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले तो श्याम को राम से कम मिलेंगे 8 अंक, तो 8 - x हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उसी परीक्षा में अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले, तो अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले तो x + 4 हो जाएगा। अब इन तीनों का योग कितना है, 128 दिया हुआ है, तो 128 यहाँ पर x + 4 + x + x - 8 बराबर 128। ठीक है, अब यहाँ पर +4 और -8 है, तो पीछे क्या बच जाएगा -8, 1x 2x और 3x 3x - 4 बराबर 128। ठीक है, 3x बराबर, अगर -4 इधर जाएगा तो +4 और 128 में 4 को जोड़ देंगे तो 132। फिर x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 132/3। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो 4 × 12, 1 बचेगा, 4 × 12।
यानी कि जो राम को कितने मिलेंगे 44। अगर अनिल को पूछ ले तो अनिल को 44 में से 4 जोड़ दो, तो 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 अंक अधिक अनिल को मिलेंगे। श्याम को पूछे तो श्याम को x 44 में से 8 अंक को घटा देंगे तो कितना 36 श्याम को मिल जाएगा। किसी का भी पूछे हमें तीनों का फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो x का मान उसी हिसाब से प्रश्न में जिसका भी नाम 2 बार दिया हुआ हो ना उसको x मानना, तो ताकि बाकी अलग तरीके से करना चाहे तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो सरल पड़ेगा, हमें बहुत ही सरल तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी क्लास देखी होगी। और अब जो क्लास के नीचे जो टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट को ज़रूर देना, और जो आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कम भी आ रहे हैं ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो भी आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कम आ रहे हैं ना तो आपको जिस टाइप में दिक्कत है ना उसको मैं वापस से समझा दूंगा, क्योंकि जो जिसको कम आए ना वो कम अपने नंबर ज़रूर बताना, और उसके साथ में अपनी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, यानी कि मुझे इस पर्सन में या फिर इस टाइप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही तो उसको मैं वापस से समझाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ। क्लास को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।